अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तलहा कुरैशी, ईएनटी स्पेशलिस्ट है। तो इनसे हमारे कुछ क्वेश्चंस है नाक कान और गले के मुतालिक। तो चले मिलते हैं डॉक्टर तलहा से। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने कहाँ से ईएनटी का जो है वो शुरुआत की और इस स्पेशलिस्ट में जा आने से पहले आपने क्या सोचा था। थैंक यू। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे लिया अपने चैनल पे। ईएनटी की शुरुआत मेरी अपने वालिद साहब को देख के हुई। माय फादर इज़ अ ईएनटी डॉक्टर। तो बचपन में मैं जाता था उनकी क्लिनिक पे, देखता था कि लोग खुश हो रहे हैं, रश है और वो सही हो रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, तो उससे एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर मैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स देखता था कि कान किस तरह से नज़र आता है, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ इंटरेस्ट रहा। बचपन से ही ईएनटी में आने का। तो मेरे फादर जो है वो मेरे पहले एक काइंड ऑफ एन आइडियल थे। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में आया। मेडिकल कॉलेज में मुझे ईएनटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ईएनटी में इंटरेस्ट डेवलप ज़्यादा हुआ। फिर इसी तरह से फिर मैंने स्पेशलाइजेशन की आगा खान हॉस्पिटल से। आगा खान हॉस्पिटल पाकिस्तान का एक टॉप हॉस्पिटल है, उधर से मैंने अपनी ट्रेनिंग की। और कराची के अंदर फिर मैं 2018 से लेकर अभी तक जो है 2025 तक प्रैक्टिस की कराची के अंदर, जिसमें मैंने मुख्तलिफ बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया और भरपूर काम किया, अच्छा, जिसमें माशाल्लाह। एमरजेंसी, ओपीडीज, सर्जरीज, हर तरह के मसले मसाइल को देखा। ओके। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो है ना वो आज पॉडकास्ट में हम कुछ सवालात हमारे कान के मुतालिक है, कुछ गले से मुतालिक ओके। और कुछ जो है वो हमारे नाक से मुतालिक है। छोटे छोटे 3-4 सवालात श्योर। होंगे हर एक का। तो हम कानों से शुरू करते हैं। एयरफोन का ज़्यादा इस्तेमाल वाकई सुनने के ताकत को कम कर देता है और कब नुकसान मुस्तकिल चलता है, ये मतलब ये नुकसान इस मुसलसल चलता रहता है या इसका कोई इलाज है। जी, ये बिल्कुल सही बात है। नुकसान होता है आवाज़ से। दुनिया भर के अंदर देखा गया है कि कम उम्री के अंदर अब हियरिंग लॉस डेवलप हो रहा है। उसके अंदर बहुत सारी वजूहत में एक जो इम्पोर्टेंट वजह है वो यही है कि हेडफोन्स का मुस्तकिल इस्तेमाल होना, जिम्स में लाउड म्यूज़िक होना, कॉन्सर्ट्स का बहुत ज़्यादा जाना, या जिम में जाना, या हेडफोन्स का मुस्तकिल इस्तेमाल करना, उससे कंटिन्यूस सिग्नल्स जा रहे होते हैं, कान को काम करना पड़ रहा होता है। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी पैदा हो जाती है। तो उसका एक रूल है कि जब भी आप हेडफोन्स का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि आप कंटिन्यूस इस्तेमाल ना करें और ब्रेक ले। मैक्सिमम वॉल्यूम पे ना करें। तो एक फार्मूला है 60-60, यानी 60% ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम तक ना जाएं और ओके। 60 मिनट्स कंटिन्यूटी में ना सुने। थोड़ा ब्रेक ओके। लें, उससे कम से कम कानों को रेस्ट मिलता है। तो ये एक वजह होती है जिससे कान कमज़ोर हो सकता है और मुस्तकिल कमज़ोरी हो सकती है जो रिकवर ना हो सके, इसलिए इसका ख्याल करना चाहिए। इसका ख्याल करना चाहिए। कान का मैल साफ करने का सही तरीका क्या है? कॉटन बड क्यों नुकसानदा होता है ये? देखिए, पहली तो बात है कि जो मैल है वो गलत तर्जुमा है। वैक्स का गलत तर्जुमा है मैल। मैल नहीं होती, तो हमारे जहन में मैल होती है इसलिए हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। कॉटन बड कुदरती तौर पे वैक्स बनता है और वो निकलता रहता है, और वो एक ओके। प्रोटेक्टिव चीज़ है, सेहतमंद कान में बनती है। जब हम कॉटन बड यूज़ करते हैं तो वो एक्चुअली उसमें हुक नहीं होता, वो पुश कर सकता है वैक्स को, पुल नहीं कर सकता। एक तो चीज़ ये। दूसरा, कान की जो हमारी जिल्द होती है वो बहुत पतली होती है, यानी 0.4 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से आधे से भी कम। तो जब हम कॉटन बड यूज़ करते हैं तो वो डैमेज कर देते हैं। तो हम पुश भी कर देते हैं, फिर पर्दे को डैमेज कर सकते हैं और कान के इस एरिया में हम पहुंचा देते हैं वैक्स को, जिससे वो फिर खुद ब खुद नहीं निकल पाता। तो इसलिए कॉटन बड ईएनटी डॉक्टर्स दुनिया भर में रेकमेंड नहीं करते। ओके। कान दूसरा जो है एक और सवाल इससे मुतालिक आते हैं, आवाज़ गूंजना मतलब घंटी बजना कान में, उसका मौसर इलाज है? टिनाइटस कहते हैं इसको, आवाज़ के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें आना। तो इसके अंदर ये एक तो चीज़ पहचानने की ज़रूरत है कि ये आम तौर पे कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं होती। ओके। इससे ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होता, लेकिन हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट हो रही होती है। इसका इलाज मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इलाज हो जाए। जी, इसकी मैनेजमेंट है, इलाज नहीं है, मैनेजमेंट है। पहले तो देखना पड़ता है इसकी वजह क्या है, हो जाते हैं। कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज समात की इफ़ेक्टेड हैं, मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए। फिर मुख्तलिफ थेरेपीज़ होती हैं, साउंड थेरेपीज़ होती हैं, रिहेबिलिटेशन थेरेपीज़ होती हैं, काउंसलिंग होती है, उससे इसको मैनेज किया जाता है। टिनाइटस मास्कर्स होते हैं जिससे ये शोर बेहतर हो जाता बेहतर है। हो जाता है। तो चलें अब हम नाक से मुतालिक कुछ 3 सवालात हैं मेरे पास।
साइनस इतना आम क्यों हो गया है? असल वजह एलर्जी है या आलूदगी? अच्छा देखें, साइनस एक ऑर्गन है जो हम सब में है, एक एरिया है जैसे आंख है। साइनसाइटिस बीमारी होती है, और साइनसाइटिस हमने देखा है कि दुबई के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट एक टर्म यूज़ होती है दुबई साइनस सिंड्रोम। जो लोग दुबई में आते हैं उनकी एलर्जीज और साइनस के मसाइल बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यहाँ के अंदर एक तो जो कंस्ट्रक्शन पार्टिकल्स हैं, इंडोर सेटिंग है, हर वक्त एसी चल रहा है, ड्राई हवा है, फिर डस्ट है यहाँ पर, फिर हर इंडोर सेटिंग में परफ्यूम्स का इस्तेमाल बहुत है, तो जिसकी वजह से लोगों की एलर्जीज बढ़ जाती हैं। एलर्जीज बढ़ने के बाद वो रुकावट कर देती है साइनस की ओपनिंग्स में, जिसके बाद फिर मुख्तलिफ तरह के साइनस के इन्फेक्शंस डेवलप हो सकते हैं। ओके, तो साइनस सर्जरी कब ज़रूरी होती है? क्या ये ख़तरनाक समझा जाता है? देखें, पहले तो कोशिश की जाती है अगर किसी को साइनसाइटिस है तो वो दवाइयों से मैनेज किया जाए, मैनेज किया जाए। जितने हद तक कोशिश करें। अगर वो दवाइयों से मैनेज नहीं हो पाता, हम पूरी दवाइयों की ट्रायल दे देते हैं, यानी शुरू में ही सर्जरी नहीं करते, पहले दवाइयों से मैनेज करते हैं, कंजर्वेटिव मैनेज करते हैं जिसमें स्प्रेज हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, नाक को वॉश करना होता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। उससे आम तौर पे लोग बेहतर हो जाते हैं। अगर नहीं बेहतर होता तो फिर एक नया तरीका होता है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जिसके ज़रिए आप छोटे से कैमरे से जाते हैं नाक के अंदर और साइनस की जो बीमारियां हैं उसको साफ़ करते हैं और उसके रास्ते को खोल देते हैं और उसको क्लियर कर देते हैं। डेविएटेड सेप्टम क्या होता है और क्या हर टेढ़ी नाक की सर्जरी लाजमी है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, और लोगों के अंदर ये कॉमन क्वेश्चन होता है। नाक की हड्डी का टेढ़ापन अंदर से, तकरीबन अंदर वाली नाक की जो हड्डी होती है उसको सेप्टम कहते हैं, और डेविएटेड का मतलब वो अपनी जगह से हिलना। तो ये आम तौर पे बहुत ज़्यादा लोगों में होता है, तकरीबन 80% लोगों से ज़्यादा लोगों में नाक की हड्डी का टेढ़ापन होता है। लेकिन हर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऑपरेशन की ज़रूरत जब होती है जब नाक की हड्डी का टेढ़ेपन की वजह से उसकी सांस में मसला हो रहा हो, या अगर हम कोई सर्जरी कर रहे हो और उसके अंदर नाक की हड्डी एक रुकावट हो, या उसकी वजह से सर में दर्द हो रहा हो, या वो कोई पेचीदगियाँ कर रहा हो, तो नाक की हड्डी को ऑपरेट किया जाता है, डेविएटेड सेप्टम को। वरना आम तौर पे इसको कुछ नहीं किया जाता अगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। सिर्फ नाक की टेढ़ा होने की वजह से, नाक की हड्डी अगर अंदर से टेढ़ी है तो उसकी वजह से सर्जरी नहीं करते। अगर वो प्रॉब्लम कर रहा हो तो सर्जरी की जाती है। ओके, तो अगला सवाल जो है हमारा गले से मुतालिक है। दो सवालात हैं मेरे पास। गले में बार बार इन्फेक्शन की असल वजह क्या है, और क्या ये कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़अत की वजह से होती है या किसी और चीज़ नहीं, से? ये ज़रूरी नहीं है कि इनफैक्ट ये कम इम्यूनिटी नहीं बल्कि हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से भी हो सकता है, यानी किसी को हसासियत है। आमतौर पे जो मेन वजह है गले का बार बार ख़राब होना, वो सेंसिटिविटी है। किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ से सेंसिटिव हो सकता है, खाने की चीज़ से भी हो सकता है, डस्ट से भी हो सकता है, परफ्यूम से भी हो सकता है, या पोस्ट नेज़ल ड्रिप एक चीज़ होती है, यानी नाक का नज़ला गले में गिरना बार बार, आदमी को एलर्जी, तो वो इस तरह से साफ़ करना पड़ता है उसको। या तेज़ाब कभी ज़्यादा बन रहा हो और वो गले में आ रहा हो, तो वो आम तौर पे इसी तरह से प्रेजेंट करता है कि गला ख़राब हो रहा हो। और कभी कभार जो है वो टॉन्सिल वजह होती है, टॉन्सिल ख़राब हो जाते हैं और वो बार बार इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। तो सेंसिटिविटी, नाक के अंदर नज़ला गिरना, तेज़ाबियत या टॉन्सिल का इन्फेक्शन, ये बार बार गले की ख़राबी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अगला सवाल, आवाज़ बैठ जाना, गले में जलन या खटास महसूस होना, क्या ये साइलेंट रिफ्लेक्शन की अलामत हो सकता है? साइलेंट रिफ्लक्स का अलामत हो सकता है, बिल्कुल। देखिए, आवाज़ आम तौर पे अगर किसी की चीखने की वजह से एक आध मरतबा बैठ गई तो वो पॉसिबल है, लेकिन अगर आवाज़ मुस्तकिल बैठी हुई है या लंबे अरसे के लिए बैठी हुई है या किसी वजह के बगैर बैठी हुई है, तो उसको देखना पड़ता है कि ये क्यों बैठी हुई है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और उसमें एक वजह आपने बिल्कुल सही कहा कि तेज़ाबियत एक वजह है। तेज़ाब पेट से निकल के ऊपर आके गले के अंदर सूजन पैदा कर सकता है, आवाज़ के पर्दों में सूजन पैदा कर सकता है। और इसके अलावा भी और वजूहत हो सकती हैं कि आवाज़ के पर्दे जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे, या उस पर दाने बन जाते हैं कुछ प्रोफेशंस के अंदर, जिसकी वजह से आवाज़ बैठ सकती है। तो अगर आवाज़ किसी की मुस्तकिल बैठी हुई है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ जनरल सवाल है एक दो मेरे। क्या हर छोटी इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स लेना दुरुस्त है? ज़्यादा इस्तेमाल का क्या नुकसान होता है? जी,
ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत अहम सवाल है कि अक्सर जो इन्फेक्शंस होते हैं हमारे कान नाक गले के एरिया के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ओके। या एलर्जीज़ होती हैं। हम एलर्जीज़ और वायरल्स में जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ओके। बल्कि नुकसान हो रहा होता है। नुकसान एक तो ये हो रहा होता है कि एंटीबायोटिक बॉडी में जा रही है, उसके अपने नुकसान होते हैं, तेज़ाबियत। लेकिन एक और नुकसान ये होता है कि हम जो बैक्टीरिया हैं उसको रेजिस्टेंट बना रहे होते हैं। फिर आइंदा जब कोई बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में फैलता है तो वो उस एंटीबायोटिक से काम नहीं कर रहा होता। तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें डॉक्टर की मर्ज़ी से लेनी चाहिए, पहली बात है। और शुरू में बिला वजह एंटीबायोटिक जो है, हर गले की इन्फेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है। आम तौर पे वो दर्द की दवाइयाँ, एलर्जी की दवाइयाँ या घर के जो छोटे मोटे टोटके होते हैं, पानी शहद, उससे बेहतर हो जाता है। ओके। ईएनटी की सेहत के लिए एक आम इंसान को क्या मशवरा देना चाहते हैं आप? देखें, कान नाक गले जो हैं एक तरह से 3 दरवाजे हैं जिस बॉडी के, ठीक है ना। कान से आवाज़ जा रही है, नाक से सांस जा रही है और मुंह से खाना जा रहा है या पानी जा रहा है। तो एक तरह से बॉडी के दरवाजे हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कान के लिए जो मैं ये मशवरा दूंगा कि कान के अंदर शोर से बचें, अननेसेसरी कान में चीज़ें ना डालें। नाक के अंदर जो है वो नाक के अंदर भी जो है वो अननेसेसरी कोई एलर्जीज़ हों, जिसे उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह से गले में भी कोई ज़ख़म हो तो, या मुंह में कोई ज़ख़म हो तो उसमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर मैं इनको समराइज़ करूं तो कान नाक गले में कोई भी मसला हो जो थोड़े दिन चल रहा है तो उसको अर्ली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और ख़ुद ही अपने तौर पे बहुत लंबे अरसे ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए, वरना ऐसे मसाइल या पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं जो कि फिर बाद में वापस मसला रिवर्स करना मुश्किल होती हैं या उसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है मुश्किल हो जाता और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो मेरा मैसेज यही है कि अगर कोई मसला है तो उसको इग्नोर किए बगैर अपने ईएनटी डॉक्टर के पास जाएं। है। ओके। तो डॉक्टर साहब, आने वाले सालों में ईएनटी फील्ड में टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप क्या देखते हैं कि तरक्की कितना हो सकती है? जैसे हर चीज़ में दुनिया में टेक्नोलॉजी आ रही है, इसी तरह से हेल्थ में भी आ रही है और ईएनटी में भी आ रही है। ईएनटी के अंदर जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो अब इस तरफ जा रही है कि कम से कम कट लगा के आदमी की ट्रीटमेंट किया जाए। ओके। जैसे अगर थूक बनाने वाले गदूद में पहले स्टोन्स आ जाते थे तो पूरा ग्लैंड निकाला जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई है, छोटे कैमरे आ गए हैं जिसमें आप मुंह से जाके उस पत्थरी को निकालते हैं। पहले साइनस के लिए पूरी कट किया जाता था और साइनस की ट्रीट, अब नाक के ज़रिए कैमरे से जाके साइनस को ट्रीट किया जाता है। इसी तरह से पर्दे के लिए पहले पूरा कट किया जाता था, पर्दे के ऑपरेशन के लिए अब कैमरे से जाके पर्दे का ऑपरेशन किया जाता है। दुनिया में ईएनटी सर्जरी रोबोट से की जा रही है अब, ओके। और बहुत ज़्यादा तरक्की होती जा रही है और उसमें मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके कर रहा है। नाक के ज़रिए ब्रेन की सर्जरीज की जा रही हैं। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता ईएनटी अब वो वाली ईएनटी नहीं रही है, बल्कि उसमें काफ़ी एडवांसमेंट्स आ गई हैं और आगे भी आती रहेंगी, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ता चला जा बढ़ता रहा जा है। रहा है। हाँ, अच्छा, आखिर में हमारे पॉडकास्ट देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, ये पहले तो ये कि एक बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है कि आपने हेल्थ को कंसिडर किया और लोगों के लिए जो है ये एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। मेरा मैसेज यही है कि कान नाक गला एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अगर किसी को कोई भी मसाइल हो और वो नहीं सही हो रहा हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कान नाक गले के अलावा भी हेल्थ में कोई भी चीज़ आपकी हो तो उसको इग्नोर नहीं करनी चाहिए और अपने तौर पे उसको ट्रीट लंबे अरसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी इज़ काइंड ऑफ अ मशीन। हम कभी कभी अपने घर वालों की ख्याल में, काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम खुद अपने आप को भूल जाते हैं। तो हमें अपने आप को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने करीबी लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए ताकि आगे जाके मसले मसाइल ना हों और सही वक्त पे हम इसको ट्रीट कर लें। थैंक यू। थैंक यू।